दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कहने का मतलब है ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो में हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा ये भी बताएंगे कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न के पहले हम सभी भागों को हल करेंगे। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो प्यारे बच्चों, इस वाले प्रश्न को पेज पर लिख लेते हैं और इनके सभी भागों को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है, ठीक है, और उनके अभी मैंने दो भागों को लिखा है। लेकिन मैं इस प्रश्न पर कूदने से पहले कुछ आपको बेटा बेसिक बातें बता दूं। क्या भैया बेसिक बातें हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है, तभी आपको प्रश्नावली तब आप प्रश्नावली को हल कर पाओगे। देखो, सबसे पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं। क्या चीज? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है रूट के अंदर अभाज्य संख्या होंगी। जैसे अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 है। क्या है? 2 है ना। मैं इसके ऊपर ये अभाज्य संख्या है और अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। देखो 3 हमारी कैसी अभाज्य संख्या है। अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अगर ये 5 एक अभाज्य संख्या है, इसके ऊपर अगर मैं रूट लगा दूं तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है ये समझ लो पहले। तो वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और एक से कटें। किससे कटें? स्वयं से कटें और एक से कटें। तो 2 को देखो, आप स्वयं से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा, कटेगा तो कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 कैसी संख्या है? 3 कैसी संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। ऐसी 5 है, समझे ना। तो ये सभी कैसी रहेंगी? इनके अगर ऊपर हम रूट लगा दें तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। एक आपको ऐसा फंडा बताने जा रहा हूं कि ये पूरी प्रश्नावली के सभी भागों को आप हल कर लोगे। सबसे पहले तो पहले प्रश्न के हमारे 5 भाग हैं। देखो कैसे चुटकियों में हल करोगे, इसी को मैं बताऊं यहीं पर, इसी पेज पर बहुत ही सरल तरीका बताने जा रहा हूं। याद रखोगे कैसे? कि अगर कोई परिमेय संख्या हो, कैसी संख्या हो? परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, और यहां पर कोई चिन्ह हो, प्लस का हो। भाई एक परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो, माइनस का हो, गुणा का हो या भाग का हो, किसी का भी चिन्ह हो, जो उत्तर निकलेगा वो अपरिमेय निकलेगा। क्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा। इससे सरल तरीका नहीं है आपको समझाने के लिए। समझ रहे ना? समझ रहे कि अगर कोई परिमेय संख्या दे दे और एक अपरिमेय संख्या दे दे तो उसका आंसर अपरिमेय ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चाहे बीच में जोड़ का चिन्ह आ जाए, घटाव का आ जाए, गुणा का आ जाए या भाग का आ जाए, कोई भी चिन्ह आ जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो याद रखना यार, इससे सरल तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक है, और आप अगर पहले से जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आप पूरी प्रश्नावली को हल कर ही लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले प्रश्न के पहले भाग को समझते हैं और बेटा इसको हल करते हैं। और अगर कोई वीडियो में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब हम हल करेंगे पहले प्रश्न के पहले भाग को। पढ़ लेते हैं एक बार कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है। कौन कौन अपरिमेय है? तो देखो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसको हल करने से पहले फिर मुझे एक थोड़ी सी बात याद आ गई। क्या याद आ गई? कि इसमें एक छोटी सी बात को और हल करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बता दूं तभी तो आप हल कर पाओगे। तो देखो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्या पहली प्रश्नावली में बता दिया है, फिर मैं बार बार बताते हुए चल रहा हूं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखी जाती है। लेकिन Q के बराबर मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। Q के स्थान पे जीरो नहीं होना चाहिए, समझे। अगर आपसे कोई कहे कि ये परिमेय संख्या है, हाँ भैया, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो तो P/Q के रूप में लिख दोगे। अगर आपसे कहे कोई 5 एक परिमेय संख्या है तो देखो 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 के नीचे अगर तुम 1 लगा दोगे अन्य कोई संख्या है तो हमेशा वो क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, और अगर कोई संख्या बट्टे में लिखी हुई है, भाई P/Q के रूप में लिखी हुई है, तब भी बट्टे वाली संख्या भी कैसी रहेगी? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण देख लो, समझे। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय
संख्या होती हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है ना, √7 है, ये सब कैसी रहेंगी? अपरिमेय संख्या रहेंगी। समझे ना समझे? तो आप इन्हीं के आधार पे बेटा इन प्रश्नों को हल कर लोगे। तो मैंने परिमेय अपरिमेय बता दी, अब देखो चुटकियों में कैसे पूरी मतलब इसके भावों को हम हल कर पाएंगे। ठीक है, देखो बेटा कि एक ये कैसी संख्या है? परिमेय है, और एक क्या? परिमेय। भाई एक परिमेय है क्योंकि इसके नीचे एक लगा दोगे तो परिमेय हो जाएगी, और ये अंडर में आ गई तो एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बताया था? परिमेय माइनस के अपरिमेय, अपरिमेय। तो मैंने क्या बताया था? हमेशा अपरिमेय आंसर आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, नहीं आएगा? संख्या। समझे? तो ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो समझे हमारा कौन सा आंसर रहेगा? हमारा अपरिमेय रहेगा। कोई अगर डाउट होता है बेटा तो मुझे बताना। ठीक है, तो इसको करते हैं सही, और इसको कर देते हैं अब साइड में। अब देखो यार, ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, बस ये कि थोड़ा समझाने में मुझे वक्त लगता है ना। देखिए कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको बताना इसके दूसरे भाग को। तो इसको पहले कोष्टक को खोल दो। देखो पहले 3 है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर रूट में लिखा हुआ है 23 काय के प्लस के, और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस के रूट में 23। तो मैंने क्या सिखाया था? कभी भी एक से संख्या हो तो वह हमेशा प्लस माइनस के कट जाते हैं या माइनस प्लस के कट जाते हैं। क्या बचा? 3। और अकेली संख्या है, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, बट्टे में 1 लगा सकते हो। तो जब बट्टे में कोई संख्या, जब माने पी बट्टे क्यू के रूप में दर्शाए दिख रही है, तो हमेशा वह कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परिमेय होती है। क्लियर है? तो ये कैसी संख्या हमारी? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या हमारी? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे इसको लिखते हैं। कौन से सवाल को? आगे वाले सवाल को। और आगे वाला सवाल हमारा क्या है देखते हैं। इसको ऊपर कर दें थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या पूरा ही कर देते हैं। ये हो गया जी ऊपर। ठीक है, और यहां लिख देते हैं इसके तीसरे भाग को। ठीक है, और तीसरा भाग है हमारा क्या? 2 √7 और पूरे के बट्टे हैं 7 √7। यही तो है है ना। तो देखो कैसे करेंगे कि इस वाले भाग में देखो यहां भी बट्टे में है और ये भी बट्टे में है या नहीं है? तो पहले तो देखो क्या बचा हमारे पास? 2/7 बचा। बचा। अब ये P/Q के रूप में लिख गई। जब P/Q के रूप में कोई चीज लिख जाए तो वह कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय, ठीक है, संख्या होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, आपके समझ में आ रहा हो गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ समझ में आ रहा होगा है। ठीक है, अब आगे इसके भाग को हल करते हैं। और आगे वाला भाग क्या कहता है जी? आगे वाला भाग कहता है क्या? चौथा भाग यहां पर लिख देते हैं। लिखा हुआ है 1/√2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो परिमेय संख्या है। चलो ऐसे लिख देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 और भाग का चिन्ह और लिख दो √2। तो मैंने आपको क्या बताया था? यहां पर देखो एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो अलग लिखो और इसके बीच में लगा दो कोई चिन्ह, प्लस माइनस गुणा और भाग का। ठीक है, तो भाग का चिन्ह आ गया, तो फिर भी हमारा उत्तर क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। तो देखो एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, और हमारा भाग का चिन्ह है, तो अपरिमेय ही आएगा आंसर। क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे समझ आ रहा हूं मैं आपके लिए। तो अब बेटा यहां पर देखो, अब इसके जस्ट नीचे 5वें प्रश्न को हल कर देते हैं। पेज क्यों बिगाड़े हैं? पेज बहुत महंगा है। देखो इसी के नीचे 5वें भाग में लिखा हुआ है 2 पाई। क्या लिखा हुआ? 2 पाई। तो मैंने आपको क्या बताया था? यहां पर तो है 2 और गुणा का चिन्ह। पाई हमारी एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या है। और देखो एक छोटी सी बात मैं बता दूं, है ना, क्या कि यहां पर पाई वैसे क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान क्या है? 22/7। क्या है मान? 22/7।
तो ये जब मान में बदल जाएगी तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय। अगर किसी का मान रख के पूछे तो परिमेय, और डायरेक्ट पाई पूछे तो परिमेय संख्या है, याद रखना। तो मैंने क्या कहा था, एक तो परिमेय हो गई और एक अपरिमेय हो गई, होगी नहीं है, और मैंने यहाँ पे ना लिखा। तो यहाँ पर हमारा अपरिमेय और परिमेय क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। क्या रहेगा, अपरिमेय। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसके सभी भावों को बेटा हल कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से एक बार अच्छे से समझ लें। ठीक है बेटा, तो मैं इसको सीधा कर देता हूं और यहां से आप चेक कर लेना। तो अब हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को और उनके सभी भावों को। तो देखो बेटा, इसके दूसरे प्रश्न को लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करा रहा है, तो कैसे सरल करेंगे, देखो बेटे, कि हमें 3 की गुणा इन दोनों में गुणा करनी है। ठीक है, और इस दूसरे वाले भाग की गुणा इन दोनों में गुणा करनी है। तो देखो 3 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। अब 3 की गुणा 2 में, अंडर रूट 2 में करेंगे, ध्यान रखना, 3 की गुणा करेंगे अंडर रूट 2 में, तो प्लस का चिन्ह पहले तो, और फिर करेंगे 3 अंडर रूट 2। ठीक है, हो गया भाई, ये वाली संख्या का इन दोनों में गुणा हो गया। अब ये भी कह रहा है कि भैया मैं भी गुणा करूंगा अंदर, तो देखो प्लस का चिन्ह लगाओ, और अंडर रूट 3 की 2 में गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस, और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 6 में गुणा करेंगे तो देखो अंडर रूट यहां भी है और रूट यहां भी है, दोनों की अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी हमारा रूट 6। ठीक है, अब यहां पर आप अच्छे से समझ लेना, कोई भी संख्या एक तरह की नहीं है। यहां पे 6 है तो यहां रूट 6 है, यहां पर रूट में 2 है तो यहां रूट में 3 है। इसलिए ना तो कोई संख्या जुड़ सकती है, ना कोई घट सकती है, ना ही किसी की गुणा हो सकती है, और ना ही किसी का भाग हो सकता है। ये सभी बेचारे अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो इनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके दूसरे भाग को, और दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है जी, यहां पर समझ लेते हैं। दूसरे भाग में लिखा हुआ है 3 प्लस के रूट में 3 और 3 माइनस के रूट में 3। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी जी, कि जब कोई चीज एक बार जुड़ रही हो और एक बार कोई चीज घट रही हो, वही चीज तो यहाँ पे जुड़ रही है और वही चीज यहाँ पे घट रही है, माने संख्याएं एक सी हैं, बस चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो फॉर्मूला समझ लो, जब कोई ए प्लस बी और ए माइनस बी, माने एक बार कोई चीज जुड़े और एक बार चीज कोई घटे, तो हो जाता हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर आप खुद समझ लीजिए। तो ये हमारा ए की गुणा करने पर हुआ ए स्क्वायर, और बी की बी में गुणा करने पर बी स्क्वायर। तो हम 3 की 3 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह है ना, यहां हो जाएगा अंडर रूट में, ऊपर कर दूं मैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9, माइनस, और देखो वर्ग से वर्ग हो जाए बेटा कैंसिल, तो कितना आएगा, 3, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। और प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, यही हमारा क्या है, आंसर है। आपको पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, है ना। तो देखो ये बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को। तो देखो बेटा, यहाँ पर अब तीसरे भाग को, तीसरे भाग में हमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा वाला, कि फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भैया क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो होता है। तो अब यहां पर ध्यान देना कि ए के स्थान पे तो 5 है और बी के स्थान पे है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, बाहर है तो यहां भी बाहर है। तो ए के स्थान पे लिखेंगे क्या, रूट 5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस के 2 ये रहे,
ए का मान क्या है, √5 है ना, और बी का मान क्या है, √2। भाई जैसे मान ने कहा है उसी प्रकार मैंने इसको रख दिया। तो अब देखो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, प्लस के 2 ये रहे, और मैंने अभी गुणा करके बताई थी रूट की और रूट में। तो यहां पर देखो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये नहीं जुड़ सकता क्योंकि क्योंकि 2 की गुणा रूट में हो रही है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 5 और 2 7, प्लस के 2 √10। और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। कौन परेशानी तो नहीं नहीं है, अच्छे से समझ लेना, और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे उसके आधार पर। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए, नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। तो चौथे भाग को भी इसी के जस्ट नीचे लिख देते हैं, लिखा हुआ है चौथे भाग में, ये रहा, √5 माइनस में √2 और √5 प्लस में √2। ठीक है, हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहां पर देखो चीज वही है, बस क्या है, अब यहां पर एक बार जुड़ रहा है, माना यहां पर जुड़ रहा है, यहां पर घटा दिया। और इससे पहले जो सवाल था मैं आपको यहां दिखा दूं किताब में, ये रही किताब, यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, और ये क्या है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। तो देखो संख्याएं एक सी होनी चाहिए, और प्लस माइनस का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। अब वो यहाँ पर रख दो इसी प्रकार, यहाँ रख दो, तो बात वही है। ठीक है, क्या बात है जी, समझो कि एक बार कोई चीज जुड़े, इस समय तो घट रही है और यहाँ पे जुड़ रही है, तो एक बार जुड़ जाए, एक बार घट जाए, या एक बार घट जाए या एक बार जुड़ जाए, तो सूत्र होता है जी A² माइनस के B², यही होता है ना। तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर, माने ए की जब ए में गुणा करेंगे तो A² बना दिया, और बी की बी में गुणा करी तो B² बन गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ऐसे ही ए की ए में गुणा करेंगे, ऐसे √5 की √5 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सरल कर दो बस इसको, कि वर्ग से वर्ग को हटा देंगे, कितना आएगा 5, वर्ग से वर्ग को काट देंगे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, सॉरी माइनस का चिन्ह ध्यान रखना, और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। लो जी, हो गया आंसर। सही है, बिल्कुल समझ में अच्छे से आपको बेटा आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैंने दूसरे प्रश्न के चारों भागों को हल कर दिया। अब लिखते हैं कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ठीक है, जल्दी से। तो यहां पर बेटा देखो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, आपको याद हो कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, क्या मान लीजिए, वृत्त की परिधि C, और उसके व्यास मान लीजिए D, उसका व्यास हमें क्या मानना है, D मानना है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो, एक पहले तो हम बना लेते हैं व्रत, क्या कह रहा है, एक व्रत की परिधि मान लीजिए C, परिधि। तो पहले तो हम बनाते हैं यहां पर व्रत, ठीक है, छोटा सा, जिससे यहां पर दिख जाएगा ना, एक व्रत बना लेते हैं, ये बन गया जी व्रत। भाग रिया है, भागे मत भैया, ये बन गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहां पर व्रत की परिधि C मान लेते हैं। परिधि क्या होती है, ये वाली, ये, ठीक है, ये क्या है, ये परिधि है। ठीक है, ये होगी हमारी क्या, परिधि, और इसको हमें क्या मानना है, C मानना है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्या हमारा व्रत है, और ये क्या हमारा, ये हमारा व्यास है ना, और व्यास को ये सीधी रेखा हो जाएगी। ठीक है, आप खींच लेना, मेरे तो हाथ थोड़े बहक गए हैं ना।
तो ये इसको क्या दर्शा रहा है, व्यास को क्या दर्शा रहा है, डी। क्या कह रहा है, डी मान लेते हैं व्यास को, डी। ठीक है, तो कहता है अर्थात पाई बराबर सी बट्टे डी है। क्या कह रहा था, पाई बराबर सी बट्टे डी। तो हमें एक बात बताओ कि सी क्या है, व्यास। क्या है, व्यास। और वृत्त का व्यास भैया क्या होता है, वृत्त का व्यास भैया क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और डी हमारा क्या है, डी हमारा व्यास है, तो व्यास क्या होता है हमारा 2r। क्या होता है, 2r। तो 2r और पाई, 2r से 2r कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई बराबर पाई। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सी बट्टे डी, सी बट्टे डी किसके बराबर है, पाई के बराबर है। किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख दूं जिससे समय खराब ना हो, पहले से लिख के रखता हूं। ठीक है, देखिए, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है क्या, कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। तो देखो मैं इसके बारे में समझा दूं कि अगर आप पाई का मान 22/7 लेते हैं, आप सभी को ये तो पता है ही है कि एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो देखो 7 का जब इसमें भाग लगाएंगे 22 में, तो एक आध बार तो ये सीधे सीधे कटेगा, लेकिन यह पुनः रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इसीलिए क्या कहा था उसने, स्केल से या किसी अन्य युक्ति से मापते हैं तो तब इसका केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, माने वही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, सही है। तो इसी के आधार पर ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है बेटे, अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा पर 9.3 किसमें, अंडर रूट में 9.3 को निरूपित करना है। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, कैसे बेटा इसको हल करेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, प्रकार की, पेंसिल की, चांदी की और पैमाने की। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखा लेनी पड़ेगी और रेखा में पहले देखो ध्यान रखना 9/3, बस इसको याद रखना। ठीक है, संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, तो मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा जगह लेके चलूंगा। देखो यहां से चलते हैं, बिल्कुल ठीक सीधा है ये, है ना। और यहां से 0 से लेके चलेंगे 9.3, 1 2 3। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और इसको बेटा नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दे देते हैं हम, ए बी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये ए और बी हो गई। अब हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। कोई भी रेखा, जैसे मैंने 10 से रख दिया, यहाँ पर 10 से रख दिया और 10 से रख के मैंने इसको 11 कर दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसको मैंने बढ़ा दिया और नाम दे दिया मैंने इसको, क्या बिंदु दे दिया, सी। क्या दे दिया, सी। अब हमें क्या करना है, इसका आधा करना है पूरी रेखा का, माने ए और सी का हमें क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक रेखा लेंगे। ठीक है, माने आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा लेंगे और एक चाप लगाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, और एक चाप लगाएंगे इधर नीचे की ओर। ठीक है, ध्यान रखना पेंसिल से ही काम करना आप सभी को, ना बेटा। तो मैं पहले एक पॉइंट छोटा कर दूं, इसको आपको दिखना रहा होगा, अब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, और नहीं दिख रहा तो फिर भी कोशिश करूं मैं कि आपको अच्छे से दिख जाए। अब देखो यहां से लेंगे, इसको काटेंगे, है ना, पहले वाले चाप को, और इसको भी काट देंगे। ये दिख रहा आपको कटा हुआ, अब भी ना दिख रहा, तो थोड़ा सा इंतजार करें आप पहले। तो देखो ऐसे देख लेना। ठीक है, और माफी चाहता हूँ, ये थोड़ी साइड वाइड की चीजें दिख रही हैं, ये गरीब की क्लास है। ठीक है, तो गरीब की क्लास को जरा माफ करना, खाली समझने पे ध्यान देना। तो हमें क्या करना है, इसको, ये हमने जो आधा किया इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, और हमने ये जो यहाँ भी काटा है इसको नाम दे देंगे ओ। क्या नाम दे देंगे, ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु बी है, ये जो बिंदु बी है, इस पे हमें 90 अंश का कोण बनाना बेटा। ठीक है, तो 90 अंश का जो कोण बनाएंगे, तो हाँ
पहले इससे 90 अंश का कोण बनाने से पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बिंदु ओ पर रखकर बिंदु ओ पर और सी को मिलाते हैं पहले तो, ठीक है। और इसको सीधे मिलाएंगे कहां पर, ए पर, और मिलेगा ये पर, देखो मिला है ना मिला है ना। कहीं भी गलती होती तुरंत पकड़ी जाती, ध्यान रखना। दोबारा बता दूं मैं, सबसे पहले हमने एक रेखा खींची हमने 9.3 तक, ठीक है। जब 3 तक हमने रेखा खींच दी तो हमने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। इसको बढ़ाने के बाद में सी और ए का हमने कर दिया आधा। आधा करने के बाद में हमने क्या करा, हमने करा कि बिंदु ओ जहां भी हमने आधा किया था उसको भी काटा, बिंदु ओ को सी से रखकर या ए से रखकर कोई भी हो मान, उसको हमने एक दूसरे मान से मिला दिया, माने ए को और सी को हमने गोला खींच दिया, आधा कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें बिंदु बी पर एक 90 अंश का कोण बनाना है। बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाना है, तो 90 अंश का कोण देखो यहां बनेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें इतनी ऊपर रेखा ना खींचकर हमें खाली यहां तक ही रेखा खींचनी है। कहां तक, ये जो है व्रत, आधा व्रत है ना, यहीं तक बस, इससे बाहर नहीं जाना है हमें। देख लेते हैं, सही है बिल्कुल, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमें रेखा खींचनी है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, पहले तो मैं इसको कर देता हूं साइड और समझते हैं। तो ये जो हमारी जो बिंदु आया, जो नया बिंदु हमारा क्या है, डी, है ना। अब हमें ध्यान देना है कि हमें बिंदु बी से और डी को हमें मिलाना है, ठीक है। और इस प्रकार की सहायता से अच्छा, थोड़ी सी गलती नहीं हुई है, हो जाती। एक काम करते हैं, अच्छा ये थोड़ा बताना भूल गया मैं कि ये जो रेखा तो आपने खींची थी 1 सेंटीमीटर, और यहां से आप एक सीधी रेखा आगे तक कितनी भी दूरी तक ले सकते हो, ये आ गई, ठीक है। ये हो गया, आगे तक भी ले सकते हो, जिसकी कोई माप नहीं है ना, माप खाली यहीं तक मानी जाएगी। तो अब मैं दोबारा बताऊं, ये जो बिंदु बी से डी तक की दूरी लेकर इसको आप ऐसे करके मिला देना, ऐसे करके मिला देना। और जो हमसे पूछा था रूट में 9.3, यही हमें इसको दर्शाना था, ठीक है, यही हमें दर्शाना था। और इसका हम नाम दे देंगे कितना, बी, ओ सॉरी ई, क्या देंगे इसका नाम, ई, ठीक है। तो यहाँ पर ई बिंदु मानना है, ठीक है, बी नहीं मानना है। तो ये हमारा जो मान रहेगा वो रहेगा कितना, बी ई बराबर 9.3, अंडर में 9.3। तो देखो ऐसे ही मैंने इसको हल किया है ना, ऐसे ही आप हल करना, कोई भी मान आ जाए, 5.2 आ जाए, 3.5 आ जाए, 3.3 आ जाए, तो आपसे संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहे तो इसी प्रकार बेटा इसको हल करना, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, 100% आ गया होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, अलग से यार इसकी वीडियो पर डाल देंगे, ठीक है बेटे। तो अब हल करते इसके 5वें प्रश्न को। तो देखो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करो। भैया किसका हर का परिमेयकरण करना है, आइए देखते हैं। तो इसका पहला भाग है क्या, 1/7, ठीक है, 1/√7। तो देखो हर का परिमेयकरण करना बहुत आवश्यक है, सीख लेना, हाई स्कूल में जरूर आता है, बार बार पूछा जाता है ये, देखो। और हाँ, 9th में आपके लिए एक सवाल जरूर मिलेगा इस चैप्टर से, इस प्रकार का प्रश्न हर का परिमेयकरण करने के लिए जरूर मिलेगा। एक तो 1 नंबर का और एक शायद 3 से 4 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे, कि यहां पर लिखेंगे 1/√7, और ये जो हर होता है, हर अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, इसके हमें क्या करना है, ऊपर नीचे कर देनी है गुणा। तो देखो इसी को हर का परिमेयकरण कहते हैं, ये कर दिया। बस करने के बाद में आपको सरल करना है। कैसे सरल करना है, कि देखो गुणा का चिन्ह होगा भिन्न में, तो ऊपर की ऊपर गुणा होती है, नीचे की नीचे गुणा होती है। तो ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्या, √7, और नीचे की नीचे गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, ये नहीं पता तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ठीक है। देखिए और इसको अच्छे से समझ लो कि √7 की गुणा √7 में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, √7 का स्क्वायर, है ना। और वर्ग से वर्ग कट जाएगा, हमारा क्या आएगा, 7 निकलकर बाहर, समझ गए। अब यहाँ √7 ना 7 ही ना, कोई भी हो, 2 2 होंगे तब भी 2 बाहर आएगा, है ना।
तीन तीन होंगे तो तीन ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार में ही समझ लेना आप इसको। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बाहर निकल कर आएगा 7, और यही हमारा क्या है आंसर है। अब देखो इसके दूसरे भाग को, दूसरा भाग हमारा क्या है 1 में √7 और माइनस के √6। ठीक है, अब देखो यहाँ तो एक संख्या थी, यहाँ पे दो संख्या आ गई, तो इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, पहले इसको कर देते हैं साइड में, और यहाँ लिख देंगे 1 में √7, ठीक है, और माइनस के 6, और इसकी करेंगे ऊपर गुणा। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे, दो संख्याओं का ध्यान रखना, चिन्ह भी लगा हो तो हमेशा वह चिन्ह बदल जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का होता है, और जो चीज ऊपर रहेगी वही चीज नीचे लिखी जाएगी। ये कर दिया। अब मैंने यहाँ क्या बताया था, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, कब जब गुणा का चिन्ह हो तब। तो ऊपर की जब ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा √7 प्लस में √6 है ना, √6। और यहाँ देखेंगे बेटा क्या, देखो पहले 2-3 सवाल कर रहे तो इस प्रकार है कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। यहाँ देखो रूट में रहेगा, क्या रहेगा रूट में। तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या होगा हमारा a का वर्ग माने a² और माइनस में b का स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। तो देखो जब a² माइनस b² हो जाएगा तो ऊपर का तो ना तो जुड़ रहा ना घट रहा, तो इसको तो सेम टू सेम ऐसा ऐसा रहने दो। और नीचे देखेंगे वर्ग से वर्ग कटेगा तो क्या आएगा 7 माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार वर्ग से वर्ग कटेगा क्या आएगा 6, और यहाँ हमारा क्या बचेगा √7 प्लस के √6, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, 7 में 6 गए तो 1 बचेगा। तो 1 का तो कोई महत्व नहीं है, क्या रहेगा हमारा 7 प्लस के √6, और यही हमारा क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा। अच्छा लग रहा है ना पढ़ाने में, तो अच्छे से इसको समझ भी लेना। तो देखो बेटा इसके तीसरे भाग को बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न है, अगर मैं चाहूं तो इसके लिए होमवर्क में दे सकता हूं, लेकिन नहीं, इसको आप समझिए। देखो इसको हमें लिखना है यहाँ पर 1 में √5 और प्लस में √2। हर का परिमेयकरण करेंगे तो आप सभी को पता चल ही गया है, ऊपर जब चीजों को लिखेंगे संख्याओं लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, खाली चीज वही रहेगी, है ना। ये लिख दिया हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, तो क्या करेंगे बेटा ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे, एक में कभी भी किसी गुणा करें तो वही का वही आएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ध्यान रखना, इसी प्रकार समझा रहा हूं मैं। रहेगा हमारा क्या a² माइनस में b², ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, नीचे लिख देते हैं, सी के जस्ट नीचे क्या लिखते हैं कि भाई ऊपर की चीज तो जोड़ेगी ना घटेगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसी वैसी चलेगी। यहाँ देखो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्या आएगा बेटा 5, और वर्ग से वर्ग यहाँ कटेगा क्या आएगा 2। तो ऊपर फिर दोबारा वही का वही रहेगा, क्या रहेगा जी √5 माइनस के √2, है ना, और बट्टे में 5 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे 3। हो गया जी आंसर, ठीक है। अच्छा इसका अंतिम भाग और समझ लो बस, अंतिम भाग यहीं पे कर देते हैं, इसके बराबर में ही एक रेखा खींचकर। तो देखो अंतिम भाग में हम क्या करेंगे, चौथा प्रश्न लिखेंगे और लिख देंगे 1 में √7 और माइनस के 2। ध्यान रखना इस पे अंडर है इस पे नहीं है, तो कैसे करेंगे, चीज वही रहेगी, क्या रहेगी, पहले सवाल को लिखेंगे, लिख देंगे √7 माइनस के 2, और देखो हर का परिमेयकरण करेंगे सेम टू सेम यही कंडीशन चलेगी, ऊपर √7 और प्लस का हो जाएगा 2, इसी प्रकार √7 और प्लस में रहेगा 2। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग माने सॉरी ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो रहेगा हमारा क्या 7 प्लस के 2, और बेटा नीचे गुणा करेंगे तो देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ध्यान देना। तो क्या करेंगे a का वर्ग, इसका वर्ग हो जाएगा √7 का वर्ग, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो 2 का ही वर्ग कर दो, क्योंकि फॉर्मूले के आधार पर हल करनी तो 2 2 4 भी कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यह करेंगे √7 प्लस के 2, और बट्टे में वर्ग से वर्ग को बेटा काट देंगे, क्या आएगा 7, और माइनस के 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, ठीक है बेटा। आगे देखिए आगे क्या है कि ये तो शुरू से ही अभी तक ना सुधरी चीज, तो वैसे वैसे ही रहेगा, और 7 में से 4 घटाएं क्या आएगा 3, ठीक है। हर का परिमेयकरण हमने कर दिया, और हमने प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को भी हल कर दिया। कोई भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है, सभी प्रश्नों को एक एक करके और बहुत ही सरल तरीके से बेटा मैंने इसको समझाया। उम्मीद करता हूँ ये आपका अच्छे समझ में आ भी गया होगा। अगर प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों मेरे भाइयों बहनों अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, एक शॉर्ट वीडियो उसके आधार पर हम बना देंगे और उन प्रश्नों को डाल देंगे अच्छे से समझाकर। लेकिन आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाई है। हाँ दोस्तों,
मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।